नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट वीक के अंदर दो आईपीओ मार्केट के अंदर हिट करेंगे। पहला है न्यूरेका का, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो बना चुका हूं और जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल की, जो एक पीएसयू कंपनी है। रेलवे जो है इसको मैनेज करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसी है, उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है, और साथ साथ देखेंगे कि ग्रे मार्केट के अंदर इसका जो प्रीमियम है वो क्या चल रहा है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के साथ। तो इशू का जो साइज़ है यानी कि आईपीओ का साइज़ है वो लगभग 819 करोड़ के अराउंड होगा। आईपीओ की जो डेट है यानी कि ये जो ओपन होगा वो 16 फेब से होगा और क्लोज होगा 18 फेब को, यानी कि 16 से 18 फेब के बीच में आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की डेट होगी 23 फेब। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा वो 24 को होगा। आपके जो डीमैट अकाउंट के अंदर ये 25 फेब को आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग की जो टेंटेटिव डेट उन्होंने रखी है वो है 26 फेब। इनफैक्ट 26 फेब को ही न्यूरेका का भी जो है आईपीओ लिस्ट हो सकता है। आईपीओ का जो प्राइस इन्होंने रखा है वो 93 टू 94 रुपये पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू इन्होंने रखी है 10 रुपये। और जो मिनिमम लोट रहेगा रिटेलर के लिए वो 155 यानी कि 155 शेयर का होगा, जिसके लिए उसको 14,570 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लोट जो होगा रिटेलर के लिए वो 2015 शेयर का होगा, जिसके लिए उसको 1,89,410 रुपये खर्च करने होंगे। ये हो गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि रेलटेल कंपनी बेसिकली क्या करती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो रेलटेल है बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसके अंदर इसको मिनी रत्ना का स्टेटस जो है मिला हुआ है, यानी कि कंपनी पीएसयू के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है वो इसको मैनेज करता है। और 2000 के अंदर यानी कि 2000 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को बनाने के पीछे पर्पज यही था कि रेलवे के अंदर जो कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जा सके। जो इंटर स्टेशन कनेक्टिविटी है या फिर ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेन के अंदर जो डेटा सर्विसेज है या और भी काफ़ी सारी जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो बेसिकली ये जो कंपनी है एक आईसीटी कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसको जो है रेलवे के जो ट्रैक के अलोंग या फिर रेलवे के लिए इसको एक्सक्लूसिव राइट इसके पास है। रेलवे के अंदर इस तरीके का जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या फिर टेलीकॉम का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सारा काम जो है बेसिकली रेलटेल के पास जाने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी जो सर्विसेज है वो रेलटेल प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है रेलवे के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, डाटा जो है सेंटर सर्विसेज होगी, रेल वायर जो इसका एक तरीके से ब्रॉडबैंड वायर्ड सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करती है। ये रेलवे के अलावा भी जो है जो नॉर्मल हाउस होल्ड है उसके अंदर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हुआ, लीज लाइन है या फिर कंसल्टेंसी सर्विस है, इंटरनेट की लीज लाइन है, टावर कोलोकेशन हुआ, रैक एंड स्पेस कोलोकेशन हुआ या फिर सिग्नलिंग सर्विस हुआ को तो बहुत सारी जो है रेलटेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और मोनोपोली वाली कंपनी है। जो रेलवे के जो टावर रहते हैं, क्योंकि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल हो या फिर वोडाफोन हो, तो रेलवे के अंदर जब उनके जो कस्टमर ट्रैवल करेंगे तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेलटेल के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो है रेलटेल उनसे रिवेन्यू जनरेट करते हैं। टावर कोलोकेशन का मतलब यही होता है कि बेसिकली जो है जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो रेलटेल के जो है टावर्स को यूज़ करते हैं अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका जो फिलहाल जो है 30 जून 2020 के अंदर इसका जो ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क था वो लगभग 58,700 किलोमीटर से ज़्यादा था। यह लगभग
5800 से ज़्यादा जो है रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। इसका जो डेटा सेंटर है वो 2 जगह के अंदर है, गुरुग्राम और सिकंदराबाद के अंदर। इसको जो प्रमोटर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके जो प्रमोटर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के प्रमोटर होते हैं। चलिए ये देखिए, ये है रेलटेल की वेबसाइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये मिनी रत्ना कंपनी है। देखिए मिनी रत्ना कंपनी है और इसका जो नेटवर्क आप देख सकते हैं, ये इसका नेटवर्क इन्होंने दिखाया, पैन इंडिया इनका नेटवर्क है। और साथ साथ जो सर्विसेज मैंने आपको बताई कि जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, डेटा सेंटर सर्विसेज, रेल वायर, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी जो है साइट को विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं पीपीटी के ऊपर, अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो मैंने फाइनेंशियल लगाए हैं वो 31 मार्च 2018 से लेके 30 सितंबर 2020 तक के लगाए हैं। टोटल एसेट से शुरुआत करते हैं। सारा जो डेटा है वो मिलियंस के अंदर है। तो टोटल एसेट था 31 मार्च 2018 को 23,228 मिलियन। उसके बाद ये आ गया 22,276 मिलियन पे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा ग्रोथ दिखाया, 23,981 मिलियन हो गया। एंड देन सितंबर 2020 तक ये 24,821 मिलियन हो चुका है। टोटल रिवेन्यू को देखें तो 10,212 था 31 मार्च 2018 के अंदर। उसके बाद 10,382, देन 11,660 और उसके बाद 5537 के अराउंड इसका टोटल रिवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1340 मिलियन यानी कि 134 करोड़, उसके बाद 135 और उसके बाद 141, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो भी स्टेडली ग्रो कर रहा है। और 30 सितंबर 2020 तक जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 455 मिलियन था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं स्टेडली ग्रो कर रहा है। अगर हम 4.4 अर्निंग पर शेयर लेते हैं उसके हिसाब से जो इसका वैल्यूएशन निकालते हैं यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो वो 21 के अराउंड आती है, जो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन है इसकी ठीक ठाक है। ना ज़्यादा ये चीप है ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर क्योंकि इसका कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता हो। लेकिन इसको जो रेलवे के जो अदर शेयर है जैसे कि इरकॉन है, राइट्स है, आरवीएनएल है या फिर जो रिसेंटली लिस्टेड आईआरएफसी है उससे कंपेयर करें तो उनका जो पी है 10 से 12 के अराउंड है। अगर इसको अदर जो पीयर्स हैं जैसे कि जियो है या फिर एयरटेल है या वोडाफोन इंडिया है उनसे कंपेयर करें तो इसका जो पी है वो हमें ठीक ठाक दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो इस सेक्टर के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं तो उसके बीच में ये कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पे जो है सर्विसेज हम लोगों ने लगाई हैं और इधर हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्लेयर्स। इसके अंदर आप भारती एयरटेल, बीएसएनएल, एमटेनएल और ये है जो है रेलटेल, इनको आप देख सकते हो। तो रेलटेल हर तरीके की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट वॉइस एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड को छोड़ के, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इसका जो सर्विसेज है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर हम फाइनेंशियल्स को चेक करें तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम फाइनेंशियल देखते हैं, पीयर्स के अमंग ये फाइनेंशियल के जो है टर्म्स में कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले CAGR देखते हैं। अगर CAGR देखें 2015 से 2020 के बीच तो इसका जो CAGR है वो 19% है, जो काफ़ी हेल्दी है। अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है रिलायंस जियो का जो CAGR है वो इससे ज़्यादा है। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन या वोडाफोन इंडिया या फिर भारती एयरटेल से हम कंपेयर करें तो इसका जो CAGR है काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखें तो 30% है और औरों से इसको कंपेयर करें तो हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम्पिटिटिव दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो इसने मैक्सिमम यानी कि इनफैक्ट जो है रिलायंस की जो जियो है उसको भी इसने बीट किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका उससे भी ज़्यादा है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो उसके अंदर भी ये नंबर 1 है, उस केस में भी इसने जियो को बीट किया है। डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है
और साथ साथ इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 48 है, वो भी काफ़ी शानदार है। तो ये हो गया टेलीकॉम जो है कंपनी के साथ इसकी कंपैरिजन, बिकॉज ये प्योरली टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको हम कंपेयर करते हैं ऐसे ही कुछ पीयर्स से, जैसे कि सिफी है या फिर HCL है और टाटा कम्युनिकेशन है। तो उसके साथ भी हम अगर CAGR के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं तो रेलटेल का जो CAGR है इन सब में मैक्सिमम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर देखें तो वो भी यहाँ पे इसका मैक्सिमम है। HCL हुआ या फिर सिफी जैसी जो दिग्गज कंपनी है उसको भी ये बीट करता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं आप, और ROCE भी आप देख सकते हैं। हर एक जो है पैरामीटर्स पर ये जो है अपने पीयर्स को कड़ी टक्कर देता है। तो बात हो गई फाइनेंशियल की। चलिए अब देखते हैं कंपनी के लिए कौन सी चीज़ें एडवांटेजेस हैं और कौन सी डिसएडवांटेजेस। तो जहाँ तक एडवांटेज की बात है तो इंडिया के अंदर जो है इंटरनेट का जो यूजेज है वो लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब कोरोना का टाइम था, जब लोग घरों के अंदर लोग थे, उस समय जो है काफ़ी सारे जो ऐसे लोग जिनको नेट यूज़ करना नहीं आता था वो भी नेट यूज़ करने लगे हैं। यानी कि एक तरीके से रैपिड इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर इंटरनेट का, और उसका इसको ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। साथ साथ जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात कीजिए, जिसके अंदर जितने भी हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी है, उनको जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा। उसका भी काम जो है रेलटेल के पास है, वन ऑफ द पार्टनर है। ये भारत नेट प्रोजेक्ट हुआ जिसके अंदर जो है इंडिया की सारी जो ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। उसको भी जो है रेलटेल एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे डिजिटल इंडिया कैंपेन हुआ या फिर और भी सारे कैंपेन हैं जो रेलटेल को मिले हुए हैं, या फिर रेलटेल वन ऑफ द पार्टनर है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। कंपनी डेप्ट फ्री है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बिकॉज इसके अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पे जो है प्रॉफिट मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं एयरटेल हुआ या फिर वोडाफोन आइडिया हुआ या और भी काफ़ी सारी जो कंपनी है वो लॉस बुक करती हैं, लेकिन कंपनी जो है रेलटेल वो फिर भी प्रॉफिट के अंदर है, साथ साथ लगातार डिविडेंड दे रही है, हाई डिविडेंड दे रही कंपनी। तो ऐसी कंपनी की तरफ जनरली लोग अट्रैक्ट होते हैं जो काफ़ी हाई डिविडेंड देती है लगातार। ये 10 से 14% के अराउंड जो है ये डिविडेंड पे कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इंटरनेट का जो यूजेज है वो काफ़ी स्टेडली है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जो है उसका पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है। और साथ साथ जो रेलवे ने जो मॉडर्नाइजेशन जो किया जा रहा है रेलवे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका भी फ़ायदा इसको मिलेगा। धीरे धीरे जो है रेलवे स्टेशंस के अंदर वाईफाई की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, या फिर जो कंटेंट और डिमांड जो है वो सर्विसेज भी शुरू करने वाली है रेलवे, जिसके हेल्प से जो है जो कस्टमर रेलवे के अंदर ट्रैवल करेंगे उनको जो है जो डेटा सर्विसेज है और भी काफ़ी जो एंटरटेनमेंट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाएगी, उसको भी रेलटेल ही एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका जो बिजनेस है वो मोनोपोली का बिजनेस है। रेलवे से रिलेटेड कोई भी काम हुआ, रेलवे की टेरिटरी के भी अंदर कोई भी काम हुआ, वो रेलटेल को मिलने वाला है। तो ये हो गया एडवांटेजेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई नहीं है, बिकॉज इसका जो रिवेन्यू है वो मेनली PSU से आता है। इसके जो मेजर जो है वो जो कस्टमर हैं वो रेलवे है, NIC है, या इस तरीके के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जो अदर जो टेलीकॉम वाली जो कंपनी है जैसे कि जियो या एयरटेल है, वो जो कॉमन जो पीपल रहते हैं उनसे जो है उनके सब्सक्राइबर रहते हैं, वहाँ से वो रिवेन्यू काफ़ी सारा जनरेट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता और साथ साथ इसका जो रिवेन्यू है PSU के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो है उतना डाइवर्सिफाई नहीं है। जियो और एयरटेल से इसको टफ कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है। और डेप्टर साइकिल की बात करें, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो सर्विसेज के बदले इनका जो रिवेन्यू या जो पैसा आता है वो तो जो साइकिल है वो भी काफ़ी इनकी डिले है। इसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं इनके पास क्रेडिट होने में। ये देख सकते हैं आप, जो है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 160 डेज से ज़्यादा का
टाइम इनको लगता है इनके अकाउंट में जो सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करी है उसका रिवेन्यू आने में। इसी वजह से इनके जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि फिलहाल तो कंपनी के पास मोनोपोली है, रेलवे का एक्सक्लूसिव राइट है, लेकिन हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए या फिर जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो इस वजह से भी कंपनी को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर अप्लाई करने की बात है तो ग्रे मार्केट के अंदर इसका जो प्रीमियम है वो अभी भी 50% जो है इसका ग्रे मार्केट के अंदर ये प्रीमियम डिमांड कर रही है। यानी कि अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए आप श्योर शॉट इसके अंदर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है तो मुझे कम से कम 2022 तक जो इसका जो फ्यूचर है, यानी कि अगले 2 से 3 साल तक इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिकॉज जो ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ये जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है या फिर नेशनल नॉलेज जो नेटवर्क है, इस तरीके जो प्रोजेक्ट है इनको लगातार मिल रहे हैं, जहाँ से इसको काफ़ी बड़े अच्छे अमाउंट में इनको रिवेन्यू मिलने वाला है। तो मीडियम टर्म के लिए यानी कि 2 से 3 साल का अगर आप व्यू है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी रेलटेल के आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।